नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ी खबर की हम बात करें तो वो कश्मीर से आ रही है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से कश्मीरी पंडित जो हैं, कश्मीरी समाज जो है वहां पर माइनॉरिटीज़ में जो रहता है कश्मीर में, वो किस तरीके से सड़कों पर है और लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। अब उन लोगों को जो है अपना फ्यूचर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ वो गवर्नमेंट की तरफ नज़र गड़ाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। एम्प्लॉय जो हैं, पहले आपने देखा होगा किस तरीके से अपने रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद सड़कों पर आते हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। तो इस समय किस तरीके का माहौल है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हमारे साथ बकाया साहब हैं, विजय बकाया जी। तो बकाया साहब, आप मुझे बताइए किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट, और आपने वो पूरा समय देखा है 1990 का, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना था, और अब भी उसी तरीके का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ख़ासकर जब पोस्टर्स सामने आते हैं, ओपन थ्रेट्स दी जाती हैं कि कश्मीर वैली को छोड़ दीजिए वरना आप लोगों को जो है अंजाम उसी तरीके का होगा। ये जो अभी राहुल भट्ट की हत्या हुई, निर्मम हत्या थी, बेवजह की हत्या थी। एक मुलाजिम वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा था, 2010 से बैठ के अभी तक काम कर रहा था, वहाँ लोगों के साथ काम करता था मिलके। उसने किसी को प्रोवोकेशन नहीं दी, तो उसको जाके चुन के उसको दफ्तर में बैठे गोली मार देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा वहशियाना हरकत है। और इसके पीछे लगता है कि कोई न कोई एक प्लान था, एक साजिश थी, डरा धमका के कश्मीरी पंडितों को ख़ास तौर से फिर से ऐसा माहौल बनाने के बाद निकाल दे वहाँ से, कश्मीर से, जो कि 90 में बना था। उसी दिन रियाज एक SPO थे, उनको भी मार दिया गया। तो लगता है साजिश ये थी कि साहब कश्मीरी पंडित जो अक़लियत हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, उनको, और ये जो हमारे पुलिस के अनार्म्ड लोग होते हैं जो सिविलियन वर्दी में ड्यूटी के बगैर इधर उधर घूम रहे होते हैं, उन पे वार करें। तो अब 90 के मुकाबले आज की स्थिति जो है वो ये है कि 90 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ऐसा तूफ़ान आया जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसमें सब उजड़ गया। एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार नहीं थी। तो उस माहौल में कश्मीरी पंडितों को डरा धमका के, गोलियों का शिकार बना के उनको निकाल दिया गया, मजबूर कर दिया गया निकलने के लिए। उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था, लीडरशिप भी कोई नहीं थी, सिविल सोसाइटी जो वहाँ की थी वो भी निस्तब्ध सी थी, ये क्या हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े हुजूम को, जो लोग निकलते थे सड़कों पे निज़ाम मुस्तफ़ा की मांग करने, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। धीरे धीरे वो हुआ, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। मुलाजिम जो थे, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले थे, जो आम लोग थे, वो सब वहाँ से किसी न किसी से भाग के चले आए। उस समय सर्विसेज में आप थे, तो आप किस तरीके से देखते हैं उस माहौल को, इस माहौल को? कहीं ना कहीं आप उन दिनों डिविजनल कमिश्नर था यहाँ, और वहाँ से जो विस्थापित होके आए, उनके बसाने का, उनको राहत देने का काम मेरे ज़िम्मे पड़ा, और पॉलिटिकल निज़ाम था नहीं। तो हमको और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको मिलके इनको जिस हद तक हो सकती थी राहत देनी थी। तो हमने टेंट्स लाए, कैसे लाए, कहाँ से लाए, वो हमें पता है, बड़ी मुश्किल से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिए। जम्मू के बाहर जहाँ भी कोई खाली जगह थी, उसको हमवार किया, वहाँ टेंट लगाए और उनको यहाँ बसाया। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी फुल थे। हमने उनके लिए इवनिंग स्कूल खोले, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनके लिए इवनिंग कॉलेजेस खोले। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जिस तरीके से इस समय ओपन थ्रेट्स आ रही हैं, आजकल आपने कहा ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, हर चीज़ जो है आपको जल्दी मिल जाती है। तो जिस तरीके के लेटर्स सामने आती है, जिस तरीके की थ्रेट परसेप्शन आती है, जिस तरीके से इस समय कश्मीरी पंडित समाज काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर वो भी शायद प्रोटेस्ट करे, मगर ऐसा देखने को फिर से नहीं मिला। देखिए, जब
इस बार क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव है और प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी फैला हुआ है, ये जो पोस्टर आने की बात है या एनोनिमस थ्रेट्स आने की बात, ये हाईलाइट होती जा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत कार्रवाई भी करता है। 90 में इस तरह से नहीं था, पोस्टर आते थे, कोई कहने वाला नहीं था कि इसके पीछे कौन है, डरिए मत, हम इसको संभाल लेंगे। तो उस माहौल में इनको निकल के आना पड़ा। अब जब पहली बार मुझे लगता है एक कश्मीरी पीएम पैकेज के एक मुलाजिम को इस तरह से मारा गया। अभी तक तो एक सरपंच साहब को मारा गया, चाहे वो हमारे वो अजय भारती साहब मारे गए, बिंद्रू साहब मारे गए जो एक केमिस्ट थे, ये अजय भारती, बिंद्रू साहब, वो हमारे स्कूल में एक हेडमिस्ट्रेस मारी गई, तो ये मारे गए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि सतर्क रही तो उन्होंने उस चीज़ को संभाला। इस बार ये एक कश्मीरी पंडित माइग्रेंट को गोली से मार दिया और वहाँ पे अभी 3000 के करीब माइग्रेंट्स बिखरे हुए हैं, हर दफ्तर में काम कर रहे हैं। उनके दिल में जो दहशत पैदा हुई है, जो डर पैदा हुआ है, उसकी वजह से वो सड़कों पर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं हमको जम्मू वापस भेजो। उनके और भी मांग हैं। जब ये नौकरी में लगे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पैकेज में एक क्लॉज रख दिया कि वो सब बॉन्ड लिख के देंगे कि वो वहाँ से कश्मीर से कहीं और जाने के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी एक मुद्दा है कि बॉन्ड के जब किसी और सरकारी मुलाजिम से नहीं लिया जाता है तो इनसे क्यों लिया जाए। और इनकी पोस्टिंग का सवाल है, इनके रहने का सवाल है। तो ये मुद्दे सारे ये उभार रहे हैं, शिद्दत से उभार रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ख्याल है उनको सुन रही है और हल भी निकालने की कोशिश कर रही है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इल्ज़ाम लगाती है कि इनको स्केप गोट जो है बना दिया गया कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में आए। तो क्या जो पीएम पैकेज था उसको आप गलत मानते हैं कि यार जो हो रहा है उसको आप जो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है उसको आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो पीएम पैकेज बनी 2009 में, उन दिनों हालात बहुत अच्छे थे, सुधर गए थे, मिलिटेंसी पे काबू था और ये एक अंदाज़ा लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और यहाँ की सरकार ने भी कि कश्मीरी पंडित समुदाय में कुछ पढ़े लिखे नौजवान ऐसे हैं जो कि बाहर MNCs में या विदेश में अभी मुलाजमत नहीं पा रहे हैं। तो इनका क्या किया जाए, ये ज़ाया हो जाएगा सारा मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स जो है। तो उसमें फिर मंथन हुआ, उसमें कहा गया कि अगर हम इनको एज एम्प्लॉइज़ कश्मीर भेजें तो हो सकता है इनको लाइवलीहुड का बंदोबस्त हो जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये पैकेज बनी और इनको क्योंकि निज़ाम ये बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का जम्मू में लग सकता है, कश्मीर का कश्मीर में लग सकता है, और जब स्टेट था तो लद्दाख का लद्दाख लग सकता है, खासकर जो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट होते हैं। तो इसलिए इनके जो पैकेज में मुलाजमत के अवसर ढूंढे गए वो कश्मीर में ढूंढे गए। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि क्या स्केप गोट बने वो? देखिए नहीं, स्केप गोट ये कहना कि साहब इनको वहाँ पे गोलियों का शिकार बनने के लिए भेजा गया तो ये तो गलत होगी। मैंने कहा ना 2010 में यही हुआ कि हालात ठीक थे, अब कश्मीरी पंडित नौजवान वेस्ट हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मुलाजमत देनी थी और मजबूरी ये थी कि मुलाजमत उनको सिर्फ कश्मीर में ही मिल सकती थी क्योंकि निज़ाम था ऐसा। तो अब वो 10-12 साल से बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे भी उनके पढ़ लिख रहे हैं वहाँ पे, और उनको अब हाँ सिर्फ रहने की बड़ी मुश्किल है। और हमने बार बार पहले भी कहा था कि हस्बैंड वाइफ को एक ही जगह पोस्ट करना चाहिए और इनकी पोस्टिंग जो है ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी खुद ब खुद होती है। अब ये राहुल भट्ट जी DC बड़गाम के दफ्तर में थे, इनको क्यों चारूरा भेजा गया जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है जितनी कि DC के दफ्तर में? कहीं ना कहीं आपको साजिश की बू आती है इसमें? देखिए, साजिश तो सरकार तो साजिश नहीं करती, सरकार तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती है जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को कश्मीरी पंडितों के बारे में जो वहाँ बसे हुए हैं ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरेशनल एक सवाल है, प्रॉब्लम है। तो हम उस समय पे डिस्कशन ये कर रहे हैं जिस समय पे हम बात करते थे कि
पूरे के पूरे जितनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उसको दोबारा से बसाने की। पिछले दिनों हम इस पे बात कर रहे थे और अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम कह रहे हैं कि उन लोगों को कैसे बाहर निकालें जो लोग इस समय मुश्किल में हैं। तो क्या लगता है कि एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ गवर्नमेंट ऑफिस में जो उन्हीं लोगों की खिदमत करने के लिए बैठा है, जब इस तरीके से निशाना बनेगा तो चिंता तो बनती है। ये चिंता तो बनती है और विश्वास को धक्का लगता है। कश्मीरी पंडित समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो है पिछले 30 साल में पहले तो बहुत ही बड़ी गल्फ थी, बहुत ही गुस्सा था दोनों तरफ, खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय के बच्चों में। वो उन्होंने कहा कि हमारा क्या कसूर है कि हमको हमारे पेरेंट्स को निकाल दिया इस तरह से गोली के शिकार बना के, और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, जबकि हम ही वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है ट्रस्ट फिर इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इन हरकतों से लगता है कि अभी भी कुछ अंसर हैं कश्मीर के अंदर जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वहाँ बसे और वापस आए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो सिविल सोसाइटी है वो खुले दिल से इस तरह के निर्मम हत्याओं को कंडेम नहीं कर पा रही। वही मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित समाज ने पहले दिन जो प्रदर्शन किया उसमें उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि हम चाहते हैं हमारे भाई सड़कों पर उतरें, हमारे साथ बैठे, हमें कहीं ना कहीं विश्वास में लें कि हम लोग आपके साथ हैं। वो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह से जो है ये एक गैप जो है दोनों कम्युनिटीज़ में बढ़ती जा रही है, अविश्वास की गैप जो है। और कुछ ऐसी भी बातें कही गई हैं कि आप वो किसी भी हत्या के पीछे आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें, वो भी मेरा ख्याल है इनसेंसिटिव है, वो होना नहीं चाहिए। हत्या हत्या है और टेररिस्ट ने हत्या की है, ये सब मानते हैं, और किस गरज से की है, डराने धमकाने के, दहशत फैलाने के गरज से। तो इस साजिश को अगर ये है एकदम पर्दाफाश होना चाहिए। वो दूसरी बात है कि जिन्होंने कथित तौर पे इस राहुल भट्ट की हत्या की वो मारे भी गए, लेकिन वापस सिविल सोसाइटी और कश्मीरी पंडितों के बीच की जो गल्फ है इसको कम करने के लिए सिविल सोसाइटी कश्मीर की उनको भी आगे आना है। और क्योंकि एग्रीव्ड पार्टी तो कश्मीरी पंडित ही है। तो क्या देखते हैं आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे इनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो पिछले दिनों वहाँ पर गए और उनको काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट जो है वो शो की लोगों ने वहाँ पर, जो कश्मीरी पंडित समाज प्रोटेस्ट कर रहा था। इसके अलावा जो महबूबा मुफ्ती ही और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को वहाँ जाने नहीं दिया गया, उनका ये इल्ज़ाम भी था कि हमें जाने नहीं दिया, खुद चले गए। नहीं, अब गुस्से में तो ऐसा करते ही हैं। गुस्सा था, उत्तेजित थे, घबराए हुए थे, और इनको ये भी था कि हमारी देखभाल करने वाले ये लोग नहीं हैं। जिस वक्त मसलन बीजेपी की हुकूमत जो थी उसे उनसे उम्मीद थी कि इनके लिए रहने की मकान बनाएंगे, वो बनना शुरू तो पता नहीं कब हुए हैं, अभी तक तैयार नहीं हुए, वहाँ सिक्योरिटी रहती। दूसरा ये कि इनके कुछ मसले हैं, प्रमोशन के मसले हैं, उन पे कोई तवज्जो दे नहीं रही है। ठीक है, अगर है उनको फिट तो करना ही है कि सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे पैकेज में आए हों या नहीं आए हों, लेकिन सरकारी मुलाजमत उस कैडर में हैं जिस कैडर में ये काम कर रहे हैं, उसी में किसी तरह से सीनियरिटी इनकी फिक्स करनी है, उनको आगे प्रमोशन के रास्ते खोल दें। ये सब चीज़ें जो हैं, इससे इनको लगता है हमारा भविष्य धूमिल है, हमारा आगे क्या होगा, हम जहाँ लगे वहीं पर रिटायर हो जाएंगे। तो उस बारे में सरकार को ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और इनको ये लगना चाहिए कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रीच्ड आउट टू देम, इज़ रीचिंग आउट टू देम एंड स्टिल बिलीव्स कि इनका अभी मसला है, इनको पूरी तरह एडजस्ट करने में मदद करनी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या बड़े नेता अगर कश्मीर में इस समय जो हालात इस समय बने हैं, अगर कहीं ना कहीं वो पहल करते, वो आते मिलते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा से आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता? नहीं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हमेशा ही जितना भी सहारा दे सकते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उतना देते हैं। तो हर मामले में प्राइम मिनिस्टर खुद तो बोलते नहीं हैं, लेकिन इस ये कश्मीरी पंडितों का मसला है, इसको मान के सभी जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको समझना चाहिए कि इसका हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
30 साल से जो भी मेहनत हुई है हालात को ठीक करने की, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। ये वही 90 के हालात ना बनाए जाने हों। हालांकि आज मुझे लगता है वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे ज़राए हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उनके पास इक्विपमेंट भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर भी कोशिश तो हो रही है, और कोशिश जो होती है उससे देखिए आप, एक हत्या होने के बाद सारा ये जो निज़ाम था, हमारे कश्मीरी पंडितों खुशहाली से रह रहे थे, खुश मिजाज होकर मुलाजमत कर रहे थे, उनको एक निर्मम हत्या से उनका सारा जो विश्वास बना था, अपने भविष्य के बारे में एक उम्मीद बनी थी, वो सारी नष्ट हो गई। तो इसका तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, आपने देखा होगा पिछले दिनों कटरा में जो एक बस इंसिडेंट हुआ जिसमें ओपनली किसी एक आउटफिट ने भी क्लेम किया कि ये हमने किया है, तो आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो चैलेंजेस आपको लगता है कि इस बार ज़्यादा होंगे? नहीं, देखिए, जब इससे ज़्यादा चैलेंजेस थे, जब हालात ज़्यादा कशीदा थे, उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरनाथ यात्रा करवाई, अच्छी तरह करवाई है। पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से नहीं हुई। हर अमरनाथ यात्रा के दौरान धमकियाँ आती हैं, लेकिन एक इंसिडेंट को छोड़ के बाकी जो भी अमरनाथ यात्राएं हुई अच्छी तरह से निभ गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता है क्या करना है, और अमरनाथ यात्रा को किस तरह से स्मूथली कंप्लीट कराना है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो बात नहीं है। तो जो ये इक्का दुक्का वाक़या होते हैं, मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है किसने किए हैं, क्या किए हैं, और ये दोबारा ना हो उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ये कहें कि साहब मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जम्मू कश्मीर में, ये भी गलत होगा। आपके जो आईजी हैं कश्मीर के, उन्होंने हमारे कश्मीरी पंडित मुलाजमों को ही परसों बोला कि अभी 1 या 1.5 साल लगेगा मिलिटेंसी को पूरा ख़त्म करने। तो यासीन मलिक जिस तरीके से कन्विक्ट होते हैं एक टेरर फंडिंग केस में, उसके बाद अब दूसरा केस में उनके खिलाफ जो है यहाँ पर ट्रायल होगा, अब वर्डिक्ट आएगा, तो क्या देखते हैं आपको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है? नहीं, अभी तो खैर कन्विक्ट हुए हैं एक केस में, अब अदालत आगे क्या करती है वो देखना है। अभी तो हवाला केस में कन्विक्ट हुए हैं, अब सज़ा क्या मिलती है उनको वो देखना है। तो वैसे कुछ सालों से तो जो भी सेपरेटिस्ट थे वो तो नज़रबंद हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से माहौल कश्मीर में ठीक बन रहा था, हड़तालें नहीं हो रही थी। आप देखिए पिछले 5-6 महीने में 80 लाख टूरिस्ट आ गए, और होटल भरे हुए हैं, शिकारे वाले बड़े खुश हैं, हाउस बोट वाले बड़े खुश हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल बना रहे, नहीं तो आए दिन हड़ताल, दुकान बंद और लाठीचार्ज, स्टोन पेल्टिंग, ये सब ख़त्म हो गया है। तो उनके नज़रबंद होने की वजह से भी ये हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया, और ख़ासकर ये खुद चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 90 में किस तरीके के हालात थे। ये खुद बता रहे थे कि उस समय डिविजनल कमिश्नर थे जम्मू, और पूरे का पूरा जो माइग्रेशन हुआ था उसको फैसिलिटेट किस तरीके से जम्मू में किया, किस तरीके से इन्होंने उस समय काम किया, इस सब घटना पर इन्होंने बात की है। और इसके अलावा इस समय जो किलिंग्स हो रही हैं वहाँ पर, उसका इम्पैक्ट कितना होगा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पर, ये इन्होंने इस पर चर्चा की है। आप इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।